Sushma Swaraj. धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, भारतीय संसद की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर आदरणीय प्रणव दा द्वारा शुरू की गई ये चर्चा लगभग अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंची है। अध्यक्ष जी, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना, 17 अप्रैल 1952 को हमारी प्रथम लोकसभा का गठन हुआ और 13 मई 1952 को इस सदन की पहली बैठक हुई। इसलिए वास्तव में हम इस सदन की पहली बैठक की ये 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। अध्यक्ष जी, ये सदन एक पथिक के समान ही चलता ठहरता और पुनः चलता हुआ अपनी इस यात्रा को पूरी कर रहा है। आप साक्षी हैं, बहुत बार चलते चलते ये सदन उलझ जाता है और कई बार उलझकर ठहर भी जाता है, लेकिन इतनी आंतरिक ताकत है इस सदन में कि कुछ देर या कुछ दिन रुककर ये सुलझता जरूर है और सुलझकर पुनः चलता है। इसलिए उलझते सुलझते ठहरते चलते इस सदन की यात्रा के 60 वर्ष पूरे हुए। लेकिन अध्यक्ष जी, इस सदन की यात्रा के साथ साथ हमारे सामाजिक चिंतन की यात्रा भी चली है, हमारे राजनीतिक चिंतन की यात्रा भी चली है और हमारे आर्थिक चिंतन की यात्रा भी चली है। और इन तमाम चिंतन यात्राओं के परिणाम इस सदन में बहुत स्पष्टता से दिखाई पड़ते हैं। सामाजिक चिंतन की यात्रा ने इस सदन में विभिन्न समाजों की भागीदारी को बढ़ाया है। अगर हम पुराने सदनों से तुलना करें तो एक समय था जब इस सदन में ज्यादा संभ्रांत और ज्यादा संपन्न वर्ग के लोग आते थे, लेकिन उस चिंतन धारा ने उपेक्षितों में, वंचितों में, पिछड़ों में एक भाव जगाया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, हमें भागीदारी चाहिए। और आज उसी चिंतन धारा का परिणाम है अध्यक्ष जी कि 40% से ज्यादा लोग इस सदन में वो बैठे हैं जो खेती किसानी से सीधे जुड़े हुए हैं। आज भारत के गांव प्रतिबिंबित होते हैं इस सदन में, भारत की आत्मा परिलक्षित होती है और आप देखेंगे कि उसके कारण इस सदन की चर्चाओं के विषय बदल गए, भाषणों की भाषा बदल गई, इस सदन के मुहावरे बदल गए। आज इस सदन में रामायण की चौपाइयां पढ़कर, कबीर और रहीम के दोहे पढ़कर अपनी बात को पुष्ट किया जाता है। मुझे याद है वो दृश्य, अभी रघुवंश बाबू कह रहे थे कि हमें समय कब मिलेगा। रघुवंश बाबू, आपने एक दिन वहां से रामायण की चौपाई पढ़कर अपने बात की पुष्टि की थी और बिना विलंब के तुरंत हुक्मदेव नारायण यादव ने यहां से दूसरी चौपाई पढ़ डाली थी। यह उस सामाजिक चिंतन का परिणाम है कि इस सदन में अगर एक तरफ विदेश नीति की चर्चा होती है तो दूसरी तरफ किसान की बोरियों की मांग भी होती है। अगर इस सदन में एटॉमिक एनर्जी जैसे तार्किक विषयों पर बात होती है तो सफाई मजदूरों की दुर्दशा का दर्द भी इस सदन में सुनाया जाता है। ये इस सामाजिक चिंतन का परिणाम है। जहां तक राजनीतिक चिंतन यात्रा का सवाल है, उसने तो इस पूरे सदन के स्वरूप को बदल डाला है। अध्यक्ष जी, 40 वर्ष तक इस सदन ने एक दल की सरकार देखी और प्रतिपक्ष में भी बहुत कम पार्टियां रही, लेकिन पिछले 18 वर्षों से यहां गठबंधन की सरकारें चल रही हैं। एक राष्ट्रीय दल नेतृत्व करता है उस सरकार का और कितने ही दल साझीदार होते हैं सत्ता में। आज 28 में से लगभग 17 राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें चल रही हैं। क्षेत्रीय दलों का अभ्युदय हमारे उस राजनीतिक चिंतन यात्रा का ही परिणाम है। इसी तरह इस सदन ने आर्थिक चिंतन भी बदला है। वो समय था जब यहां केवल कंट्रोल की अर्थव्यवस्था की बात होती थी, सरकारी हस्तक्षेप से चलने वाली अर्थव्यवस्था की बात होती थी, केवल पब्लिक सेक्टर की बात होती थी। आज यहाँ चर्चाएं होती हैं तो पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन की बात भी होती है, यहाँ मुक्त बाजार की बात होती है, विश्व व्यापार संगठन की बात होती है, खुदरा व्यापार में विदेशी पूंजी निवेश की चर्चा होती है। वो सही है या गलत मैं आज इस पर नहीं बोल रही, लेकिन हमारा आर्थिक चिंतन भी इस सदन की यात्रा के साथ साथ बदला है। इस बात को मैं यहाँ रखना चाह रही हूँ। अध्यक्ष जी, इस सदन की यात्रा के साथ साथ मीडिया की विकास यात्रा भी बढ़ी है।
एक समय था केवल समाचार पत्रों के माध्यम से लोग अपने सांसद को जानते थे। हर प्रमुख अखबार का 2 पृष्ठ बढ़ जाता था जब संसद का सत्र चलता था, और उस पृष्ठ का नाम होता था संसद में आज। जो भी उल्लेखनीय भाषण थे वो उसमें छपते थे, उससे लोग जानते थे अपने सांसदों के बारे में। फिर दूरदर्शन आया, कुछ उल्लेखनीय भाषण उसमें दिखाए जाने लगे, और फिर विभिन्न चैनलों के माध्यम से होती हुई मीडिया की विकास यात्रा आज यहाँ आ पहुंची कि दोनों सदनों के अपने निजी चैनल हैं। लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी जो कार्यवाही का सीधा प्रसारण करते हैं। गांव और देहात में लोग चिपटे रहते हैं और देखते हैं कि उनके सांसद वहाँ क्या बोलते हैं, उनके दर्द को वहाँ किस तरह से जुबान देने का काम करते हैं। लेकिन मुझे एक बात का अफसोस है, एक चीज़ है जो नहीं बदली, और वो है महिलाओं का प्रतिनिधित्व इस सदन में। आपने एक आंकड़ा रखा सुबह 21 और 60 का, वो अपनी जगह सही है, मगर ये भी सही है अध्यक्ष जी कि पुराने 60 वर्षों में 10-11% से ज़्यादा महिला प्रतिनिधित्व नहीं बढ़ा। 8%, 9%, 10%, और इस बार महज 11%। इसी सदन ने 73वां 74वां संशोधन पारित करके पंचायतों में, नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में 33% का आरक्षण महिलाओं को दिया, लेकिन हम अभी तक विधानसभा और संसद में वो नहीं दे पाए। ये एक असंतुलन है। एक असंतुलन को तो 15वीं लोकसभा ने खत्म किया है। आपसे पहले 14 अध्यक्षों में से कभी कोई महिला अध्यक्ष इस पीठ पर सुशोभित नहीं हुई थी। 15वीं लोकसभा ने इस कमी को पूरा किया, और आप एक महिला अध्यक्ष के रूप में इस पीठ को सुशोभित कर रही हैं। लेकिन मुझे आशा है कि शायद यही 15वीं लोकसभा महिला प्रतिनिधित्व के असंतुलन को भी खत्म करेगी। इस आशा को मैं आज यहाँ प्रकट करना चाहती हूँ। अध्यक्ष जी, इसके साथ साथ अध्यक्ष जी, अध्यक्ष वो ठीक है, महिला नेता प्रतिपक्ष पहले भी महिलाएं रही हैं, नेता प्रतिपक्ष पहले भी महिलाएं रही हैं। श्रीमती सोनिया गांधी बहुत साल इधर बैठी हैं इसी सीट पर, श्रीमती इंदिरा गांधी भी नेता प्रतिपक्ष रही। अध्यक्ष जी, इसके साथ अब मैं जिक्र करना चाहूंगी इस सदन की परिपक्वता का। कितने ही अवसर ऐसे आए जब इस सदन ने अपनी परिपक्वता का परिचय दिया है, और कई बार तो वयम पंचाधिकम शतम इस उक्ति को चरितार्थ किया है। यहाँ महाभारत का एक चर्चित प्रसंग है अध्यक्ष जी, जब एक बार कौरव और पांडव अपने अपने कैंपों में थे तो रात को गंधर्वों ने कौरवों पर आक्रमण कर दिया। तो भीम धर्मराज युधिष्ठिर के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि आज तो गंधर्वों ने कौरवों पर आक्रमण कर दिया, ये आज रात को खत्म हो जाएंगे। धर्मराज युधिष्ठिर खड़े हुए और उन्होंने एक श्लोक बोला। उन्होंने कहा, परस्परे विरोधे तु वयम पंचच ते शतम परहि परिभवे प्राप्ते वयम पंचाधिकम शतम। इसका अर्थ है, जब हम आपस में लड़ते हैं तो हम 5 होते हैं, वो 100 होते हैं, मगर जब बाहर का कोई आक्रमण करता है तो हम 105 होते हैं। और आज सुबह अपने प्रारंभिक उद्बोधन में जो आपने 3 जिक्र किए, 62 का, 71 का, 75 का, वो अवसर थे जब इस सदन में पक्ष और प्रतिपक्ष की दीवार ढह गई और ये सदन केवल एक देश के रूप में खड़ा हो गया। एक दूसरा प्रसंग आया जो चुनौती भरा प्रसंग था, जब हमारे अपने साथी 11 साथी प्रश्न पूछने के बदले पैसा लेने के लिए एक स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए। क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का तकाजा था कि बिना ट्रायल के उन्हें सजा नहीं दी जाती, लेकिन हम तकनीकियों में नहीं गए। हमने कहा कि देश की आस्था इस सदन में बनी रहे, इसलिए तकनीकियों में न जाकर इनका निष्कासन करो, और इस सदन ने निष्कासन करके इस देश में आस्था को बरकरार रखा। इस सदन को, वो इस सदन की परिपक्वता। और इससे भी बड़ी इस लोकतंत्र की परिपक्वता का उदाहरण मैं देना चाहूंगी। अध्यक्ष जी, हमें गर्व है, आज तक इस सदन में सत्ता का हस्तांतरण कभी गोली या बंदूक से नहीं हुआ, हमेशा वोट से हुआ। मैं साक्षी हूं उस दृश्य की, जब 1 वोट से सरकार गिरी थी यहाँ, लेकिन लोकसभा भंग करके हम चुनाव में गए थे और नया जनादेश लेकर यहाँ वापस आए थे, लेकिन कोई तिकड़म से हम लोगों ने सरकार जुटाने का बात नहीं की थी। हम ऐसे जगह पर रहते हैं जहाँ पड़ोस में भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों को देश निकाले दिए गए, फांसी पर लटकाया गया, नजरबंद करके रखा गया, लेकिन आज भारत कह सकता है कि हमारा मतदाता केवल वोट से सरकार बदलता है, कभी भी इस तरह की चीजों की तरफ नहीं जाता। लेकिन मुझे दुख होता है
कि विश्व के इतने निचले पायदानों पर खड़े होने के बावजूद मानवीय मानदंडों पर, शिक्षा में, स्वास्थ्य में हम निचले पायदान पर खड़े हैं। गरीबी, कुपोषण हमारी समस्या है। लेकिन अगर एक चीज जिसके कारण भारत विश्व में सर ऊंचा करके खड़ा है, वो भारतीय लोकतंत्र है। तो दुख होता है जब उस लोकतंत्र पर लोग कटाक्ष करते हैं, जब इस संसद में लोग अनास्था प्रकट करते हैं। मैं कहना चाहती हूँ, लोकतंत्र का विकल्प तानाशाही हुआ करता है, और लोकतंत्र की कल्पना आप बिना संसद के नहीं कर सकते, और संसद की कल्पना बिना सांसदों के नहीं कर सकते। चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, दोष भी आए हैं व्यवस्था में, विकृतियां भी आई हैं, लेकिन उन विकृतियों का इलाज लोकतंत्र पर प्रहार करना नहीं है। हम बैठेंगे, इकट्ठे बैठकर उन विकृतियों को दूर करेंगे, उन दोषों का समाधान ढूंढेंगे। लेकिन दोषों का समाधान क्या है? एक पुस्तक मैंने पढ़ी थी, वहां एक प्रश्न था, व्हाट इज द रेमेडी ऑफ इल्स ऑफ डेमोक्रेसी? एंड द रिप्लाई वाज मोर डेमोक्रेसी। एक प्रश्न था, लोकतंत्र की बुराइयों का इलाज क्या है? और उत्तर था, और ज्यादा लोकतंत्र। आज भारतीय संसद के इस 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैं इसी नोट पर अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगी कि हम और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हुए अपने लोकतंत्र की बुराइयों का समाधान करें, लोकतंत्र पर प्रहार करके कोई आत्मघाती कदम न उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।